नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में हम चुनावी जीत की बात करेंगे, लेकिन विपक्ष की। भारतीय जनता पार्टी और संघ पूरी ताकत झोंकने के बावजूद इस चुनाव में खाता नहीं खोल पाए, एक सीट नहीं जीत पाए। और दरअसल इस किले को भेदने के लिए मोदी से लेकर के शाह और भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री, नागपुर, सबने जो आजमाइश की थी। बीजेपी के लिए ये किला जीतना बहुत जरूरी है। अभेद्य किला है। पिछले चुनाव में घुस गई थी बीजेपी, एंट्री हो गई थी, लेकिन इस बार जहां तक घुस के पहुंचे थे, वहां से भी धक्का मार के बाहर कर दिया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इसी चुनाव से इस देश में बहुत बड़े-बड़े बुद्धिजीवी और नेता भी निकले। तो मैं इस चुनाव की एंट्री, मतलब ये कौन सा चुनाव है, इस चुनाव के नतीजे, सब कुछ चर्चा में आज हम करेंगे, क्योंकि ये वैचारिक, बेसिकली ये जीत जो है ना विपक्ष की, ये वैचारिक जीत है और इससे बहुत बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है। इसने साबित कर दिया है कि जिस चुनाव में राष्ट्रवाद का नारा लेकर के गई भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता गए, उस चुनाव में विपक्ष ने लोकतंत्र और संविधान बचाने का नारा दिया और आउट कर दिया। भाव को लाइए, फटाफट खबरें दिखाना शुरू करें। स्वागत है भाव। जेएनयू की हम बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। पूरी दुनिया में जब भारत के शैक्षणिक व्यवस्था की और शैक्षणिक संस्थानों की चर्चा होती है, तो जेएनयू शीर्ष पर होता है। पूरी दुनिया को, खाली भारत को नहीं, बहुत सारे बुद्धिजीवी, अलग अलग विषयों के प्रकांड विद्वान इस जेएनयू ने दिए। लेकिन इस जेएनयू के एजुकेशनल सिस्टम को, शैक्षणिक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आधारित करने की कोशिश संघ और भाजपा की लगातार है और नाकाम हुए हैं, मुंह के बल गिरे हैं। खबर लाइए स्क्रीन पर, फटाफट लाइए खबर, एक एक खबर दिखाइए। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट महागठबंधन का कब्जा, 4 सीटों पर विजय। अदिति मिश्रा बनी अध्यक्ष। एबीवीपी ने सचिव पद पर दी कड़ी टक्कर। खैर, इतना लिख करके, इसी में की कड़ी टक्कर लिख करके ही थोड़ा सा होता ना कि सेटिस्फाई कर दें अपने आप को और अपने आकाओं को। जेएनयू में ऐतिहासिक बदलाव, अदिति गोपिका की जीत ने रचा इतिहास। पहली बार बहुमत में लड़कियां। देखिए, आदमी यहाँ पर बात करता है कि महिला का आरक्षण देंगे और लॉलीपॉप, और वहां पे 75% महिलाएं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव, लेफ्ट ने सभी प्रमुख पद जीते, एबीवीपी को करारी शिकस्त। अब जरा कुछ मैं फोटोग्राफ दिखाता हूँ, सुनवाऊंगा भी, अभी आपको बयान बाइट सुनवाऊंगा। फोटोग्राफ से करके लाइए। ये है विजय के बाद, ये 4 चेहरे जो आपको दिख रहे हैं, यही 4 चेहरे हैं जिन्होंने परचम लहराया है। 4 में आपको 1 पुरुष और 3 महिलाएं नजर आ रही हैं, 3 बेटियां नजर आ रही हैं। यहां पर इसको कहते हैं नारी सशक्तिकरण, असली असली। कि आप चुनाव में उतारो, संगठन में लाओ। नेक्स्ट फोटो लाइए। ये देखिए, जेएनयू रिजेक्ट्स एबीवीपी, लेफ्ट यूनिटी ने परचम लहराया। अगली फोटो लाइए। चारों उम्मीदवार जो जीत के आए हैं, अदिति, ये जो है गोपिका, सुनील और दानिश। देखिए, ये जो फोटोग्राफ लगाया है लेफ्ट ने, ये मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी इसलिए होता है कि आगे किसी के आगे उसकी जाति यहां पर नहीं लिखी गई है। वैसे तो अदिति मिश्रा आपको पहले खबर मिल गया, क्योंकि ये खबर नवीस जो है, कथित खबर नवीस, ये बिना जाति के इनका काम नहीं चलता। लेकिन ये लेफ्ट ने अपनी उस परंपरा को आगे बढ़ाया है, किसी के आगे नहीं है। अदिति ये बनी है प्रेसिडेंट, गोपिका वाइस प्रेसिडेंट, सुनील जनरल सेक्रेटरी और दानिश ये ज्वाइंट सेक्रेटरी। 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का। और जो फाइट हुई है वो सुनील के जनरल सेक्रेटरी वाले पोस्ट पे फाइट थी, बाकी किसी में फाइट भी नहीं थी। आगे जरा विजुअल्स दिखाइए। जश्न जो हुआ है वो जश्न के विजुअल।
देखिए जहां पर भी है, यहाँ से जेएनयू का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, अभी भाव चर्चा बताएंगे। प्ले करिए भाई, प्ले करिए। पुलिस की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, जुल्म दमन की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। ये नारों की फैक्ट्री का और यहाँ के जेएनयू के नारे हमारे जो है 56 इंची साहेब को बहुत टूटते हैं, जेएनयू के नारे टूटते ही बहुत। एक एक नारे में, एक एक नारे को अगर सुनेंगे कभी जेएनयू में तो बहुत वजन होता है। चलिए हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब कुछ बाइट्स सुनाते हैं, ये विजुअल चला दीजिएगा, जब भाऊ से भी सवाल जवाब होगा तो साइड में चला दीजिएगा। पहला लाइए जरा, पहला बाइट सुनाइए, पहली बाइट। ये नतीजों से पहले की बाइट है, सुनाइए। मैं लेफ़्ट यूनिटी की तरफ से एसएफआई से वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार हूँ और मेरे जो पोस्ट में भारी बहुमत से स्टूडेंट्स ने मैंडेट दे दिया है लगभग कि लेफ़्ट यूनिटी के साथ ही है मैंडेट। बाकी हमें पूरा विश्वास है कि जब ट्रिपल एस जो हमारा एक तरीके से गढ़ है लेफ़्ट का, वहाँ से जब सेंट्रल पैनल के बैलेट्स खुलेंगे तब जीत हमारे ही होगा और सारे पोस्ट में, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, जेनसेक हो, जॉइंटसेक हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सारे पोस्ट में लेफ्ट यूनाइटेड पैनल के ही कैंडिडेट्स जीत के आएंगे। एबीपी दावा कर रहे कि हम पंचम में रहेंगे, तो कैसे देखते हो? एबीपी का हमेशा से ये रहा है कि लेफ्ट जो है 3 संगठन एक साथ चुनाव लड़ रहा है और हम अकेले ही उन पे बारी पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एबीपी के पीछे आरएसएस का पूरा मिशनरी लगा हुआ है। जो सरकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में, उनके पीछे लगा हुआ है। चाहे वो रेक्टर हो, प्रॉक्टर हो, डीओएस हो, जेएनयू के वीसी खुद कहती है कि वो एक बाल सेविका रही है, आरएसएस को उनका समर्थन है। तो उनके पीछे एक बहुत महा एक गठबंधन है जो चाह रहा है कि जो लेफ्ट प्रोग्रेसिव बातें करते हैं इस यूनिवर्सिटी में, जो लेगेसी रहा है हमारा रेसिस्टेंस का, वो उसको खारिज करने का उनका ये जो साजिश है, उनका जो एजेंडा है, उसको भी हम हराएंगे और स्टूडेंट्स एक क्लियर मैंडेट देगा इस बार भी लेफ्ट यूनाइटेड पैनल के तरफ। ये बाइट सुनवाया इसीलिए था। एबीवीपी के पीछे कौन कौन है? आरएसएस की पूरी जो है मशीनरी है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, मुख्यमंत्री हैं, तमाम पूरी जो है मशीनरी काम की, और फिर भी ये नतीजे नहीं आए थे तब का। अब नतीजे के बाद सुनिए, ये गोपिका है, वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। Left has the legacy of fighting for social justice and gender justice in this campus. The left had brought about deprivation points for marginalized students and women in this campus. Left had led the fight for JS Cash in this campus. Left has always upheld the slogans of gender justice and social justice, and the students have recognized that and given a clear mandate against the hooligans of ABP, against the Brahmanwad of RSS, and against the privatization and corporatization of education by BJP. भाऊ ये है स्टूडेंट, प्राइवेटाइजेशन एंड कारपोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ब्राह्मणवाद ऑफ बीजेपी, सीधा सीधा चोट। इसीलिए तो जेएनयू खटकता है। खैर, अब जरा सुनील को सुनवाइए, जनरल सेक्रेटरी सुनील को सुनवाइए। सबसे पहले जो इस कैंपस का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैंने बार बार बोला है कि वो है फंड कट का। कि लगातार हमने देखा है कि जब से जो केंद्र में मोदी सरकार जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसके तहत तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। उसी के तहत हम देखते हैं जेएनयू का जो है फंड वो साल दर साल घटाया जा रहा है। तो हमारी जो पहली लड़ाई रहेगी उस फंड कट के खिलाफ रहेगी, ताकि इस कैंपस में फंड कट ना हो। और जो आज इस कैंपस के छात्र अगर बदहाल हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैंपस का वो जर्जर हो रहा है, तो वो फंड कट के कारण है। तो पहली लड़ाई है कि इस कैंपस में फंड को लेके आना सरकार से। अब भैया सीधे भाऊ आपके पास आ रहे हैं। देखिए, सुन लिया आपने, फंड कट से लेके प्राइवेटाइजेशन से लेके, मैं सीधा प्राइवेटाइजेशन पे पहले आऊंगा आशीष जी, क्योंकि आप जेएनयू आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मैं जेएनयू काफी गया भी हूँ। कई प्रोफेसर मित्र है मेरे
उनके पास भी जाना होता है। मराठी के एक प्रख्यात साहित्यिक के नाम से एक चेयर भी वहाँ हुई है, तो अभी एक रिसेंटली एक फंक्शन में भी गया। और जब मैं ऐसे होस-खास में रहता था अ, हम्म, मयूर विहार शिफ्ट होने के पहले, तो जेएनयू में अक्सर हम डिनर करने जाया करते थे। वहाँ पे वो जो गंगा फेमस ढब्बा। ढाबे हैं, गंगा ढाबा पे, वहाँ पे जाते थे और कभी जेएनयू के काफ़ी मित्रों से हमारी, दोस्तों से हमारी अब आज भी वो है। जेएनयू का कैंपस बहुत बड़ा है आशीष, हम्म, और जेएनयू के कैंपस पे कई गिद्धों की नज़र है, ज़मीन पे। हम्म, उसपे मैंने ऐसा कोई डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं मेरे पास, लेकिन चर्चा ये भी है कि कहीं न कहीं अडानी सेठ की भी नज़र उस अथाह ज़मीन पे है। तो हम्म, कई बार पैसे की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट में वो ज़मीन बेचने का भी कई बार ऐसे बीच-बीच में खबरें उठती रहती हैं। जेएनयू के स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपनी प्राइवेटाइज़ेशन, यानी बाहर के लोग, कॉर्पोरेट लोग अंदर ना घुसे, ये बहुत अहम उनके लिए लड़ाई होगी। और ये लड़ाई कड़ी इसलिए है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा वीसी संघ से जुड़े हुए हैं, वो तो महिला है, और मैंने उनका अभी एक मराठी प्रोग्राम हुआ, उसमें मैंने भाषण भी सुना। हम्म, ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं दशहरे की रैली का कोई संघ के हम्म, किसी पदाधिकारी का भाषण सुन रहा हूँ। हाँ, वो बार-बार बताने का प्रयास कर रही थी ऑडियंस को कि यहाँ पहले जैसा हुलीगन नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। दूसरी बात है एबीवीपी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बच्चे आगे बढ़ के युवा मोर्चा में आते हैं, और युवा मोर्चा से फिर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनते हैं, और फिर वो मार्गदर्शन मंडल में चले जाते हैं। ये एक नया प्रारूप देखने को मिला। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो पूर्णकालीन लोग हैं, या जिस हिसाब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बोलबाला है वर्तमान सरकार में, तो मैं कहूँगा ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऊपर से नीचे तक आज के डेट में एबीवीपी का बोलबाला है केंद्र में। जब हम्म, कभी किसी को मंत्री भी बनाया जाता है तो पता पड़ता है कि ये पुराना एबीवीपी वाला है, वहाँ उनकी निकटता थी, इसलिए वो आज मंत्री बने हैं। तो एबीवीपी का कनेक्शन वर्तमान सरकार के बड़ा दिल के नज़दीक है, और जेएनयू उनको खटक रहा है, क्योंकि जेएनयू ये गरीब विद्यार्थियों का एक ऐसा सपना है कि जो गरीब घर से भी आते हैं, दूर-दराज से, और एक अच्छा एजुकेशन, यदि उच्च क्वालिटी का आपको शिक्षा चाहिए, अच्छी गुणवत्ता की, तो जेएनयू है। आपके पास थोड़ा हम्म, टैलेंट है, आपके पास पैसे की कमी नहीं, कमी है, लेकिन आप टैलेंट है, तो आपके पास जेएनयू के दरवाजे खुले हैं। यही खटकता है बीजेपी को। उनको टैलेंट नहीं चाहिए। टैलेंट आएगा तो सवाल पूछेगा। देखिए, वर्तमान सरकार ज़्यादातर टैलेंट से दूर भागती है। हम्म, इसीलिए उनके मंत्री भी उलूल-जुलूल बातें करते हैं। उनके जितने एडवाइज़र हैं, वो भी उलूल-जुलूल बातें करते हैं। चाहे वित्तीय एडवाइज़र है जो बोलता है कि अब अपने को संविधान की ज़रूरत ही नहीं है, नया संविधान लिखना पड़ेगा। ये जो उलूल-जुलूल बातें करते हैं, आपने देखा होगा आरबीआई गवर्नर, जो आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, वो उच्च कोटि के अर्थशास्त्री होते थे। आजकल हम्म, जिनका अर्थशास्त्र से कोई लेना-देना नहीं, वो भी अपॉइंट होते हैं वहाँ पे। क्योंकि उच्च कोटि के अर्थशास्त्री जो है, वो नरेंद्र मोदी जी को ज्ञान देते हैं कि भाई साहब ये गलत कर रहे हो आप, देश डूब जाएगा। और जिसको देश डुबाना हो, किसी दो चंद उद्योगपतियों को साथ देना हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं जेएनयू को एक इंटेलेक्चुअल की खान भी मानता हूँ। हम्म, लेफ्ट विचारधारा होना, राइट विचारधारा होना, ये कोई मनमोहन सिंह कल यदि देश के प्रधानमंत्री बने, अच्छे खासे अर्थशास्त्री थे, वो लेफ्ट के तो नहीं थे। हम्म, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी से वो निर्मला सीतारमन भी आती है, और इसी यूनिवर्सिटी से उनके पति भी आते हैं। हम्म, उनके पति लगातार सरकार के आर्थिक नीतियों पे हमला करते रहते हैं, और देश कैसा पूरी आर्थिक नीति का गुड़-गोबर कर दिया इन लोगों ने, वो लगातार उसपे हम वो रेखांकित करते रहते हैं। तो जेएनयू ने बहुत अच्छे लोग दिए हैं, लेकिन जेएनयू आपको सवाल पूछने की शिक्षा देता है। जेएनयू आपको अपने अधिकारों को लड़ने का ट्रेनिंग देता है। यहाँ यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जनता के अधिकार ही इस सरकार के लिए सबसे बड़ी किरकिरी बनी हुई है। हम्म, बार-बार जेएनयू पे आरोप लगता है कि ये टुकड़े-टुकड़े गैंग है। क्या टुकड़े-टुकड़े गैंग है? ये जो टुकड़े-टुकड़े गैंग बोलने वाले लोगों का इतिहास देखिए, अंग्रेज़ों की गुलामी करते हुए ज़िंदगी गई इनकी।
देश के लिए समर्पित करने वाले और शहीदों की मुखबिरी करने में इनकी जिंदगी गई, और ये अभी देश प्रेम सिखाएंगे हमको। यदि उन्होंने कहा कि हाँ हमको आजादी चाहिए गरीबी से, हमको आजादी चाहिए भ्रष्टाचार से, हमें आजादी चाहिए व्यभिचार से, हमें आजादी चाहिए जातिपात से, तो क्यों नहीं? आप तो 2014 के बाद आजाद मानते हो देश को, और यदि उन्होंने आजादी मांगी भ्रष्टाचार से तो क्या गलत किया है? पूरे देश जहां को जहां मांगना बीजेपी के चाहिए। पूरे पूरे देश को मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा, इसका मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो मतलब आजादी है ना। हाँ। मुक्त भारत क्या होता है? आजादी दिलवाना। हम्म, कांग्रेस मुक्त भारत का क्या मतलब है? कांग्रेस से आजादी दिलवाना, यही कहना चाहते हो ना? हम्म, तो लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा हमें चाहिए आजादी, बोले अलग आजादी मांग रहे हैं, ओ ये पाकिस्तानी है, ओ ये चाइनीज है। क्योंकि उनको ये भाषा समझने के लिए भी जो लेवल है आईक्यू का, वो है नहीं। मनुस्मृति पढ़ के आपका आईक्यू का लेवल जो होगा उसी लेवल पे होगा। और बाबा साहेब आंबेडकर जी अच्छी तरह से जानते थे कि मनुस्मृति पढ़ के कुपढ़ ही पैदा होंगे, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी। जो मनुस्मृति की व्याख्या करते हैं और मनुस्मृति को अच्छा कहते हैं, क्या वो बाबा साहेब आंबेडकर को गाली देंगे? औकात है? इसलिए वहां पे पूरा प्रशासन संगम हो गया है, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। मतलब कल हर क्लास में शाखा लगवा दे, ये तो इनका बस चले तो सुबह सुबह निकर में आके शाखा का लट घुमाओ और फिर क्लास में बैठो। लेकिन बच्चे, युवा इस देश, ये सैंपल है आशीष। चावल पका करने देखने के लिए पूरा चावल दबा के नहीं देखती गृहिणी, एक चावल का दाना पता चलता है चावल पक गया क्या। ये आज का युवा है। ये जेएनयू का नतीजा बताता है कि जेएनयू के आज की पूरे देश, क्योंकि जेएनयू सिर्फ दिल्ली का यूनिवर्सिटी नहीं है। जेएनयू में अपने को, आपको यदि आप देखने जाओगे तो देश के हर प्रांत से लोग मिलेंगे। हाँ। हाँ। एक बेहतरीन भारत का सैंपल है जेएनयू। यदि वो लेफ्ट को तवज्जो दी, इसलिए नहीं कि लेफ्ट की विचारधारा को एंडोर्स करते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में मुद्दे क्या थे? मुख्य मुद्दे क्या थे चुनाव में? संविधान बचाओ, हम्म, मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद, इसके खिलाफ। मतलब ट्रंप बोलता है, ये बोलता नहीं है। ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क में मैं जिसको पसंद नहीं करता वो मेयर आया, मैं फंड रोक दूंगा, और यह फंड रोका जाता है। हम्म, और ये कहते हैं कि भाई गरीब लोगों का पैसे का और ये जो जो पामिरियन चिल्लाते हैं चैनलों में, बोले देश के टैक्स पेयर का पैसा ऐसे लोगों के लिए जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। एक जेएनयू टुकड़े टुकड़े कर देगा? इतनी नपुंसक सरकार है तो सत्ता छोड़ के चले जानी चाहिए। एक जेएनयू से आवाज उठी और ये बोलता है देश टूट जाएगा। जामिया से कोई आवाज उठती है तो बोले ओ हो पाकिस्तान बोल रहा है। फिर बोल कौन रहा है? जहां लोगों के घर में दिए नहीं है, लोगों के घर में दिवाली को दिए जलाने के लिए तेल नहीं है, और आप 25 लाख दिए लगा के आर्थिक व्यभिचार का दर्शन करते हो। हम्म, और उस तेल को, दिए के बचे हुए तेल को छोटे छोटे बच्चे लेने आते तो उस पर लाठीचार्ज करते हो। यह बर्बरता है। कौन से रामायण में लिखा है भगवान ने तेल का दिया मांगा था? कौन से उपनिषद में लिखा है? कौन से वेदों में लिखा है? कौन से कर्म कांड में लिखा है भाई? कौन से पुराण में लिखा है कि भाई इतने दिए जलाना जरूरी है? यह ठरक है आपकी, क्योंकि यह सिर्फ इवेंट जीवी सरकार है, इवेंट करना चाहती है, इसलिए युवा बोल रहा है। युवाओं के प्रॉब्लम्स अलग हैं। जैन जी को कोई लेना देना नहीं, मंदिर बने, मस्जिद टूटे, मंदिर बने, कोई लेना देना नहीं। उनको अपने भविष्य की पड़ी हुई है। भविष्य का रोड मैप क्या है? शिक्षा का स्तर क्या है देश में? मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि आम आदमी से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों दूर चले गए हैं। अरे हमारी नहीं, कम से कम मोहन भागवत जी को मानो कि उनको भी पागल करार कर दोगे। मोहन भागवत 60 पूरे हो गए, सठिया गए, अभी कुछ भी बोलने लगे हैं। इस देश में तो शिक्षा ऐसी सरस्वती इधर से बह रही है और उधर स्वास्थ्य की एक नदी बह रही है। लोग परेशान है स्वास्थ्य की सेवाओं से। जबरिया डॉक्टर रोज आके चेक करता है, भी घर में क्या करूं।
एक छींक आई तो 25 डॉक्टर आ गए, 2 एम्बुलेंस आ गई, 4 बार एमएलए ने फोन किया कि आपको छींक आ गई साहब, बताइए जरा, पूरे डॉक्टर आ गए, सारा हॉस्पिटल आ गया, पूरा लैब खड़ी हो गई घर के सामने। यहाँ मरने के बाद शमशान में लाइन लगती है आशीष, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इस देश का। मरना भी गलत हो गया। आप जरा जाइए, जाके देखिए, आज निगम बोध घाट में लाइनें लगती है। नहीं, इतने जो नाच गाने वाले जितने भी हैं, वो आजकल एक दूसरे को ही कह रहे हैं नचनिया, कोई कुछ कह रहा है। तो जितने भी सियासत में आए हैं, ये सारे मस्खरी करते हैं। उसमें मैं उसको पढ़ करके मुझे लगा निजी तौर पर अच्छा, खेसारी हाँ, ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मंदिर बनाने से ही लगता है कि इलाज हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, मंदिर से ही रोजगार मिल जाएगा, तो मंदिर ही बना लो। अब सोचिए, इस देश की मीडिया, जो भाड़ मीडिया है, ये अयोध्या जाकर के, और सबको पता है कि कौन सा जो है महंत है वो अंड-बंड बोलता है, उन सबके पास जाकर के खेसारी को गाली दिलवा दी है सब, और आज खबर छाप रहे हैं। मैं इस बात को मंदिर क्या है? मंदिर क्या है? महंतों की दुकान है। हाँ हाँ, अरे अयोध्या का हालत तो मंदिर क्या है? महंतों की दुकान है। कर्म सौ कांड सौ क्या है? राइफल, ब्राह्मणों की दुकान है। 100 बंदूक राइफल, कभी अयोध्या जाइए जो है उसमें, तो देखेंगे आप, एक एक 100 राइफल। इसीलिए वहां पे इतनी हत्याएं हुई महंतों की, और क्या क्या होता रहता है। खैर, जेएनयू में नारे क्या थे, मैं इस मंदिर से इसी पे आ रहा, नारे क्या थे? लेफ्ट का नारा था, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जेएनयू को कारपोरेट हाथों में न जाने दो, हाँ, ये नारे थे। और सफाई कर्मचारियों की कमी, नए हॉस्टल न बनाने का, ये सब आरोप इन, था। इन एबीवीपी का फंड, क्या था? आशीष, फंड को स्क्वीज कर दिया, इसलिए नए हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहे हैं, नए रोड के रिपेयर्स नहीं हो रहे हैं, स्टाफ की कमी हो गई है। कुल मिलाकर ये क्या होता है, कोई भी सरकार को सरकारी उपक्रम बेचना होता है ना, तो पहले उसको लॉस में दिखाते हैं। अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा सरकारी उपक्रम घाटे में आ जाता है, सरकारी घाटे में लाती है, और फिर अपने प्रिय उद्योगपति को उसको बेच दिया जाता है। उद्योगपति दूसरे दिन उसको प्रॉफिट में लाकर मलाई काटता है। ऐसा ही जेएनयू का चल रहा है। जेएनयू का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे गिरने की तादाद पे आया, अब ये बिल्डिंग घोषित कर दो, इसको, इसमें रहने लायक नहीं है, और क्या करे, और अब जेएनयू का कैंपस वीरान हो जाएगा, फिर किसी अडानी सेठ को बेचा जाएगा। ये एक सिस्टमैटिक प्लानिंग है। नारों का जो मुद्दे हैं, मुद्दे क्या थे, ये फर्क भी देखना जरूरी है। एक तरफ संविधान लोकतंत्र, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद। वही जिसको विधानसभा लोकसभा से लेकर के और गांव के प्रधान के चुनाव तक भेजते हैं, वही राष्ट्रवाद, विकास। अब जेएनयू क्या विकास करोगे? हवा में बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, बेंची पढ़ेंगे। जेएनयू में जो फंड रोक करके विकास, फंड रोक रहे हैं, विकास का वो कर रहे हैं। हाँ, लेफ्ट पर आरोप क्या लगाया कि ये राजनीतिक हिंसा और पढ़ाई से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। राजनीतिक हिंसा, अभी आपको ध्यान होगा भाऊ, इसी चुनाव में 15 दिन पहले की बात है, आमने सामने भिड़ंत हो गई एबीवीपी और जो छात्र होता है, और लेफ्ट में, लेफ्ट के दर्जनों छात्रों को उठा करके थाने में बिठा दिया। जबकि अच्छा, एबीवीपी के किसी पर एफआईआर तक नहीं की, कंप्लेन नहीं, एक तरफा कार्रवाई किया, उठा करके बैठा दिया। अच्छा, दूसरी बात, पढ़ाई से ध्यान भटकाने। पढ़ाई से ध्यान, कौन सा पढ़ाई? वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। लेफ्ट की विचारधारा रही है। लेफ्ट की विचारधारा मतलब ये है कि जेएनयू एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान रहा है जहां पर सामंती सोच को नकारा गया, नकारा गया, ब्राह्मणवाद को नकारा गया। लेफ्ट जातिवाद यही है। जातिवाद जातिवाद को जातिवाद, नकारा गया। जातिवाद को नकारा गया, सामंतवाद को नकारा गया। अब जो है, ये कहते हैं पढ़ाई से ध्यान भटकाने के लिए, वहां पर जातिवाद सामंतवाद को नकार करके जितने स्कॉलर निकले हैं, जितने स्कॉलर जेएनयू ने पूरी दुनिया को दिए हैं, भारत के किसी खास शैक्षणिक संस्थान से उतने स्कॉलर नहीं कभी उतने मिले नहीं हैं, नहीं निकलेंगे। से मिले हैं जेएनयू से। इनके दौर में कौन सा ऐसा संस्थान है जो जो इनकी इस विचारधारा वाला हो, जिसने एक सिंगल स्कॉलर दिया? और सिंगल स्कॉलर की बात करता हूं, ना ना ना, नफरतियों का ढेर होगा। जहाँ एस्ट्रोलॉजी का नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो,
जहाँ कर्मकांड का कोर्स, ब्राह्मण मतलब मंदिर चलाने का और पूजा अर्चना करने के कोर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हो। ये क्या मतलब, ये देश को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं भाई? नई शिक्षा नीति जो है आशीष जी, वो 2035 में पूरा प्राइवेटाइजेशन करेगी। और शिक्षा ये मात्र वही जो एक समय शिक्षा सिर्फ उच्च वर्गों के लिए हुआ करती थी, और एकलव्य को अपना अंगूठा देना पड़ा क्योंकि उसने छुप छुप के पढ़ाया। ये वर्तमान है भाई, ये आजाद भारत है, ये संविधान के तहत चलने वाला भारत है। या अंगूठा नहीं दिया जाएगा एकलव्य का। एकलव्य को अर्जुन के बराबर बिठाकर सम्मान दिया जाएगा। और ये एकलव्य के अंगूठे के लिए प्रयासरत है। ये नहीं चाहते कि पिछड़े आगे बढ़े, ये नहीं चाहते। ये बाबा साहेब आम्बेडकर बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े कानून के स्टूडेंट कहो या कानून की जानकार, पूरे विश्व में जिसकी किताबें आज भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में रेफर की जाती हैं, वो इंसान आखिर अपने जीवन के उत्तरार्ध में तो उसने ये तय कर लिया कि ये जातिवाद मैं नहीं बदल सकता। मैं संविधान लेके आया हूं, लेकिन संविधान किसके हाथ में जाएगा, ये बड़ा प्रॉब्लम। उन्होंने कहा था संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, देश चलाने वाला जी, संविधान को चलाने वाला अच्छा बुरा हो जाए तो अच्छे से अच्छा संविधान बुरा साबित होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं किस धर्म में पैदा हुआ हूं ये मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मरूंगा किस धर्म में ये मेरे हाथ में है। और उन्होंने बहुत स्टडी करने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकारा कि जिसमें इक्वेलिटी है, समानता है। आम्बेडकर का नाम लेने वाले को पता भी नहीं आम्बेडकर क्या है, बस भाषणों में शाहू, आम्बेडकर, फुले, ये दो चार नाम रटे रटाए आते हैं। अच्छा, आखिर में एक बात और, बस एक चीज, ये चुनाव हो गए, सबको पता है, ये सबको, जो भी लोग एजुकेशन को देख रहे हैं, जेएनयू को देख रहे हैं, सबको पता है कि जेएनयू में वीसी से लेके प्रॉक्टर डीन सब कहां से आ रहे हैं? वहीं से आ रहे हैं जहां से देश के सभी अलग अलग संस्थानों में लोगों को बैठाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार लेफ्ट ने क्लीन स्वीप किया, सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। क्या अगली बार एक आदमी की कमी रह गई है बस जेएनयू में, ज्ञानेश कुमार की? क्या अगली बार ज्ञानेश कुमार जेएनयू का भी चुनाव करवाएगा? हो सकता है, मुझे लगता है। हो सकता है अगली बार ज्ञानेश कुमार के हाथ में चुनाव जाएगा, क्योंकि ये चुनाव बड़ा, इस चुनाव पे बहुत सारे कंप्लेंट्स आएगी। कोई लोग इस चुनाव में अब कई आर्टिकल लिखे जाएंगे कि भाई इतने वोट वहां गड़बड़ कर दिए हैं और इतने हैं। अब चुनाव आयोग इस चुनाव को लेगा और फिर लेफ्ट में देखता हूँ कैसा चुनाव जीतता है। ज्ञानेश कुमार अपने हाथ में पूरा चार्ज ले लेंगे और जैसे ही एसआईआर करवा दे जेएनयू में, जेएनयू में एसआईआर हो जाएगी, जेएनयू में कई चीजें हो जाएगी, और फिर जेएनयू में पहला नतीजा आएगा कि पहली बार ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में सही मायने में चुनाव हुए, सही प्रोसेस में चुनाव हुए और एबीवीपी ने सारे के सारे पद जीत लिए। ये होगा, नहीं डाउट है, क्योंकि जेएनयू जीतना ये एक जिद है भीतर से। आप कहीं भाजपा, हाँ, ये ठरक है, ये ऐसा नासूर है गले में जिससे बहुत परेशान है। बंगाल परेशानी है कि बंगाल कब जीतते। हाँ, तमिलनाडु केरल तो दूर का सपना है, लेकिन बंगाल एक बहुत परेशान है। नॉर्थ ईस्ट कर लिया, इधर उड़ीसा कर लिया, सब हो गया। ये ममता कब्जे में नहीं आ रही है, ये एक तकलीफ है। बंगाल तकलीफ है, लालू तकलीफ है। लालू यादव ये क्यों अभी तक बीजेपी की तरफ, पूरे जीवन काल में जेल गया ये आदमी, लेकिन कभी बीजेपी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। बाकी ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जिसने, मुझे ममता ने भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई है, लेकिन एक दल है जो डंके की चोट पे आज भी बीजेपी से बिल्कुल दूरी बनाए रखता है, और वो है आरजेडी, लालू यादव, मानना पड़ेगा। चलिए, लालू यादव और बिहार,
इस पर कुछ विशेष बातें आज होंगी, कुछ डाटा के साथ, कुछ डेटा के साथ आज एनालिसिस करेंगे हम अगले कार्यक्रम में। फिलहाल अभी हमको इजाजत दीजिए। आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।